हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पेम क्लासेज। आज की वीडियो में हम लोग द्रव दाब के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। द्रव दाब का नियम क्या है, किसी पात्र में या किसी बर्तन में अगर द्रव भरा हुआ हो तो उस द्रव पर जो हमारा दाब होगा वो किस प्रकार से कार्य करता है, किन नियमों की सहायता से कार्य करता है, उन्हीं नियमों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सारे के सारे नियम यहाँ आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ये नियम कैसे कार्य करते हैं ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, अगर हम द्रव दाब के नियम में अगर हम पहले नियम पर आए तो इसमें लिखा हुआ है किसी द्रव के भीतर एक ही तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। ये जो पहला वाला नियम है इसे मैं इसके पहले के वीडियो में आपको समझा चुका हूं। अगर गुरुत्व अनुपस्थित रहे, अगर स्मॉल जी हट जाए, स्मॉल जी गायब हो जाए, स्मॉल जी ना रहे, स्मॉल जी अनुपस्थित रहे तो किसी भी तरल के भीतर सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। ये मैं आपको इसके पहले के वीडियो में समझा चुका हूं। मैंने उसका सूत्र प्रूव करके आपको दर्शाया था। अगर आपने इसके पहले का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाइए और इसके पहले का तरल स्तंभ के कारण जो दाब होता है उसका क्या सूत्र आया था उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि बिना उस वीडियो को देखे हुए हमारा ये पहला वाला नियम कैसे कार्य करता है ये आप नहीं जान पाएंगे। देखिए, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई पात्र हो गया, ये हमारे पास कोई बर्तन है और ये मान लीजिए कि इस बर्तन में यहां तक हमारे पास कोई भी तरल पदार्थ चाहे जो हो, कोई भी द्रव पदार्थ भरा हुआ है। अब अगर हमारे पास द्रव पदार्थ भरा हुआ है तो देखिए कह रहा है कि किसी द्रव के भीतर एक ही तल में स्थित सभी बिंदुओं पर, द्रव के भीतर मान लीजिए हम यहाँ पर कोई तल ले रहे हैं तो इस तल में हम चाहे इस बिंदु पर देखेंगे, चाहे इस बिंदु पर देखेंगे, चाहे इस बिंदु पर देखेंगे या हम इस बिंदु पर देखेंगे, सभी के सभी बिंदुओं पर जो हमारा दाब आएगा वो एक ही आएगा। अगर यहाँ पर P1 आता है तो यहाँ भी P1 आएगा, अगर यहाँ पर P आता है तो इन चारों में P आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास दाब होगा वो दाब इन चारों बिंदुओं पर एक जैसा होगा, बराबर होगा। फिर उसके बाद हम आते हैं दूसरे वाले नियम पर। इसमें है कह रहा द्रव से भरे बीकर में डूबे किसी पिंड पर द्रव द्वारा आरोपित दाब पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लंबवत कार्य करता है। कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए हमारे पास ये एक बर्तन हो गया, एक पात्र हो गया और इस पात्र में चलिए हम मान लीजिए कोई दो बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया C और यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया D। ठीक, दो बिंदु हमने लिया, कौन कौन सा, एक बिंदु C और एक बिंदु D। अब कह रहा है कि द्रव से भरे बीकर में डूबे किसी पिंड पर, तो चलिए हम मान लीजिए यहाँ से होकर के, कहाँ से, C और D से होकर के जाने वाले हम एक किसी पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। मान लीजिए हमने एक पृष्ठ ले लिया, इसमें कोई ऐसा पदार्थ रखा हुआ है चाहे जो किसी भी आकृति का, इसमें हमने आपको बेलनाकार बनाया है। मान लीजिए ये हमारे पास एक बेलनाकार पृष्ठ हो गया या एक बेलनाकार भाग हो गया, हमने इसकी कल्पना की है और ये द्रव के भीतर रखा हुआ है। अब इस पिंड पर, कह रहा पिंड पर द्रव द्वारा आरोपित दाब, मतलब इस पिंड पर इस पूरे जितना इसमें द्रव भरा हुआ है उस द्रव के द्वारा जो आरोपित दाब होगा वो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लंबवत कार्य करता है। कहने का मतलब हुआ अगर मान लीजिए यहाँ पर हम कोई बिंदु ले लेंगे तो जो दाब कार्य करेगा इस बिंदु पर क्या करेगा, इसके लंबवत कार्य करेगा। अब आप ध्यान दीजिए, हमारा पृष्ठ ऐसे है तो लंबवत कार्य करने का मतलब वो ऐसे कार्य करेगा, तो हम ये कहें कि इस बिंदु पर दाब की दिशा क्या होगी, इस तरीके से होगी। ठीक, फिर इसके बाद मान लीजिए हम कोई दूसरा बिंदु लेते हैं, मान लीजिए हम कोई बिंदु यहाँ लेते हैं तो इस पर दाब कैसे कार्य करेगा, इसके लंबवत 90 से कोण उधर जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कोई बिंदु लेते हैं तो इसके लंबवत इस तरफ कार्य करेगा। अगर यहाँ पर हम कोई बिंदु लेते हैं तो इसके लंबवत इस तरफ कार्य करेगा। अगर हम यहाँ पर कोई बिंदु लेंगे तो इसके लंबवत इस तरफ कार्य करेगा। अगर हम यहाँ पर कोई बिंदु लेंगे तो इसके लंबवत इस तरफ कार्य करेगा। कहने का मतलब यह है कि इस पिंड के किसी भी बिंदु पर अगर हमको दाब की दिशा देखनी हो कि दाब किस तरफ कार्य कर रहा है तो दाब उस बिंदु पर लंबवत कार्य करता है, लंबवत रूप से आएगा, 90 अंश का कोण बनाता हुआ आएगा। फिर उसके बाद अगर हम तीसरे पर चलें तो तीसरा नियम में दिया हुआ है स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब द्रव के मुक्त पृष्ठ से उस बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिए, स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब द्रव के मुक्त पृष्ठ से उस बिंदु की गहराई, आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक बर्तन हो गया
और इस बर्तन में मान लीजिए हम यहाँ तक हमने पानी भर रखा है, यहाँ तक पानी आप कोई चाहे जो द्रव मान सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं कि आप पानी या जल ही मानिए, कोई भी तरल पदार्थ चाहे जो आप चाहे वो मान सकते हैं। अब इस तरल पदार्थ के लिए इसका मुक्त पृष्ठ कहाँ होगा? इसका मुक्त पृष्ठ यहाँ होता है, इस वाले बिंदु पर जहां तक तरल भरा होता है उसके ऊपर का जो भाग होता है वो मुक्त पृष्ठ कहलाता है। तो अगर हमको मान लीजिए इसके भीतर मान लीजिए हमें इस बिंदु पर दाब देखना हो, चलिए इस बिंदु को हम सी मान ले रहे हैं। अब अगर हमें बिंदु सी पर दाब देखना है तो डिपेंड किस पे करेगा, किस पर निर्भर करेगा? मुक्त पृष्ठ से उस बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब यहां से लेकर के और इस बिंदु तक की गहराई जो भी होगी उस गहराई के क्या होगा? दाब समानुपाती होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ये जो बिंदु सी है वो और नीचे आ जाएगा तो क्या होगा? दाब और बढ़ जाएगा। दूरी बढ़ेगी तो दाब बढ़ेगा, दूरी कम होगी तो दाब कम होगा। क्यों? क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती होता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं कोई चौथे पद की तरफ। जो चौथा नियम हमको दिया हुआ है वो कह रहा है किसी द्रव का दाब उसके घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी द्रव का दाब उसके घनत्व के अनुक्रमानुपाती है। उसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक पात्र यहाँ पर ले रखा है, मान लीजिए इसी के जैसा हम कोई दूसरा पात्र ले लें जो इतनी ही लंबाई का हो, इतने ही क्षेत्रफल का हो। मान लीजिए यहाँ भी दोनों में बराबर तरल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ? दोनों में तरल बराबर। दोनों को हमने ये माना कि हमारे पास ये जो बीकर है इसका क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल ए। ये जो नया बीकर इसका क्षेत्रफल कैपिटल ए मान ले रहे हैं। हम ये मान ले रहे हैं कि इसमें जो तरल भरा हुआ है उसकी ऊंचाई कितनी है? एच। और यहाँ भी हम मान ले रहे हैं कि जो तरल भरा हुआ है उसकी ऊंचाई कितनी है? एच। कहने का मतलब ये हुआ कि दो हमारे पास एक जैसे बर्तन हो गए, दोनों समान ऊंचाई तक के तरल भरे हुए हैं। दोनों में एच ऊंचाई तक का ही तरल भरा हुआ है। दोनों के क्षेत्रफल क्या है? समान। चेंज क्या करना है? इसमें मान लीजिए तरल फर्स्ट है और इसमें जो है वो तरल सेकंड है, मतलब दोनों में अलग अलग तरल है। बस आपको यही चेंज करना है कि दोनों बर्तनों में जो भी तरल पदार्थ, जो भी द्रव होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। अगर दोनों में तरल पदार्थ अलग अलग हैं, द्रव अलग अलग हैं, तो दाब कैसा होगा ये हमको बताना है। अब इन दोनों में से जिस भी तरल पदार्थ का घनत्व अधिक होगा, जिस भी तरल पदार्थ का घनत्व ज्यादा होगा, उस पर दाब क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? आप देखिए, किसी द्रव का दाब उसके घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा घनत्व उतना ज्यादा दाब। इन दोनों बर्तनों में से जिसका घनत्व ज्यादा होगा उस पर दाब ज्यादा कार्य करेगा। फिर अगर हम चले पांचवें नियम की तरफ, तो यह हमें दिया हुआ है द्रव दाब बीकर के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यह आपको वैसे आराम से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, द्रव दाब यहाँ पर किस पर निर्भर करता है? बिंदु की गहराई पर, एच पर। यहाँ पर द्रव दाब किस पर निर्भर कर रहा है? घनत्व पर। तो द्रव दाब केवल गहराई पर और घनत्व पर निर्भर करता है, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यहाँ हमने आपको दिखा रखा है कि दोनों पात्र हमने एक जैसा ही लिया है, दोनों का क्षेत्रफल हमने एक जैसा ही लिया है, फिर भी दोनों का घनत्व चेंज हो जाएगा अगर दोनों में तरल अलग अलग होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो दाब होता है वो तरल पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है, तरल पदार्थ के मुक्त पृष्ठ से उस बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है, तरल पदार्थ जिस बर्तन में रखा हुआ है उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। दाब ज्ञात करते समय हमें अनुप्रस्थ काट से कोई मतलब नहीं होता। तरल पदार्थ में जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसका दाब ज्यादा होगा। मुक्त पृष्ठ से जिस बिंदु पर हमको दाब ज्ञात करना है, अगर उस बिंदु की गहराई ज्यादा है तो दाब ज्यादा होगा। क्षेत्रफल से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ से आपका ये टॉपिक खत्म होता है। फिर इसके बाद हम चलते हैं इसके अगले टॉपिक पर, जो हमारे पास है पास्कल का नियम। पास्कल के नियम को पढ़ने से पहले मैं हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। फिर हम इसको मिटा के चलते हैं पास्कल के नियम की तरफ। चलिए फिर अब चलते हैं हम पास्कल के नियम की तरफ। पास्कल का नियम यह है कि किसी परिबद्ध द्रव में, द्रव के भीतर लगाया गया दाब समान रूप से द्रव के प्रत्येक भाग पर संचलित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये दर्शाना है कि मान लीजिए हमारे पास कोई बीकर, कोई पात्र या कोई बर्तन है और उस पात्र में कोई भी तरल पदार्थ, कोई भी द्रव पदार्थ रखा हुआ है। उसके भीतर, उसके अर्थात द्रव के भीतर हम किसी भी बिंदु पर अगर दाब लगाएंगे, क्या लगाएंगे? दाब,
तो हमको दर्शाना ये है कि जो दाब होगा वो इस पूरे द्रव के भीतर सभी दिशाओं में एक समान रूप से संचरित हो जाएगा, या हम ये कहें कि प्रत्येक जगह दाब एक समान होगा, ये हमको दर्शाना है। इसके पहले वाले वीडियो में जो आपके पास तरल स्तंभ द्वारा दाब गया था उसमें मैंने ये बताया था कि अगर गुरुत्व अनुपस्थित हो जाए, स्मॉल जी ना रहे, तो स्मॉल जी ना होने की दशा में जो दाब होता है वो प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसके पहले का वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो की हमें इस सूत्र में आवश्यकता पड़ेगी। देखिए हमने किया क्या है, हमने माना है हमारे पास एक बर्तन है, आप इसको पात्र बोल सकते हैं, इसको आप बीकर बोल सकते हैं। सबसे जरूरी बात तो ये है कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको जो कुछ भी चित्र के बारे में बताया था वो आपको कॉपी में लिखना अति आवश्यक है। कॉपी में आप लोगों ने नहीं लिखा था, एक आध दो बच्चों ने मेरे पास भेजा था लिख करके, उसमें मैंने देखा कि मैंने जितना करवा रखा था बोर्ड पे डेरिवेशन सिर्फ उतना ही लिखा हुआ था, जो चित्र मैंने समझाया था बताया था वो किसी ने नहीं लिखा था। आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि अगर कहीं भी हमारे पास चित्र आता है तो चित्र में हम जो जो काम करते हैं वो लिखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यहाँ भी आपको वो काम करना है। देखिए हमने किया क्या है, हमने एक बर्तन लिया है, इसे आप पात्र भी बोल सकते हैं। इस पात्र में हम ये मान ले रहे हैं कि ये कोई तरल पदार्थ, जो लाल लाल आपको दिख रहा है लाल कलम के द्वारा जो दर्शाया गया है वो कोई भी तरल पदार्थ, कोई भी द्रव पदार्थ है। और इस द्रव में हमने दो बिंदु लिया है, एक बिंदु यहाँ पर हमने सी लिया है सी, और इस बिंदु पर हमने लिया है ये डी। हमें दिखाना है कि बिंदु सी व बिंदु डी पर जो दाब लग रहा है वो क्या है, बराबर है। या हम ये कहें कि हमने बिंदु सी व डी इन दोनों से होकर के जाने वाला हमने एक बेलनाकार पृष्ठ लिया है। अब अगर हम ये पृष्ठ लेंगे और इस पृष्ठ को जल में डालेंगे तो जल में या द्रव में, जो भी द्रव पदार्थ हमारा होगा उस द्रव पदार्थ में इस बेलनाकार पृष्ठ के द्वारा दाब लगेगा, और हमको दर्शाना ये है कि वो दाब इस पूरे तरल में समान रूप से बट जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजें जाननी अति आवश्यक है। पहली चीज क्या, पहली चीज तो ये कि हम लिखेंगे, माना एक बर्तन या पात्र में एक तरल पदार्थ भरा हुआ है, और तरल पदार्थ किसमें है, साम्य अवस्था में है। तरल पदार्थ साम्य अवस्था में है, या आप लिख सकते हैं कि यदि गुरुत्व अनुपस्थित हो तो इसके भीतर या तरल पदार्थ में जो भी तरल पदार्थ होगा वो साम्य अवस्था में होगा। तो चित्र में हमको लिखना है कि माना एक बर्तन या एक पात्र है जिसमें कोई तरल भरा हुआ है और वो तरल साम्य अवस्था में है। फिर तरल में हमने दो बिंदु सी व डी लिया है तथा सी व डी से होकर के जाने वाले एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि ऊपर के बिंदु पर जो बल होगा वो नीचे की ओर कार्य करेगा, और नीचे के बिंदु पर जो बल होगा वो ऊपर की ओर कार्य करेगा। ऊपर वाले बल को हमने F1 माना है, नीचे वाले बल को हमने F2 माना है। तो आपको यहाँ लिखना है कि बिंदु C पर लगने वाला बल F1 नीचे की ओर और बिंदु D पर लगने वाला बल F2 ऊपर की ओर है। ये जो आपको चारों लाइनें ये दिख रही है तीर के निशान के द्वारा, ये इस पृष्ठ पर यानी कि द्रव द्वारा इस बेलनाकार पृष्ठ पर जो दाब लग रहा है उस दाब को दर्शाने के लिए हमने इस तीर के चिन्ह का प्रयोग किया है। यहाँ तक का ठीक है। अब आप यहाँ तक का तो हो गया। अब आप लिखेंगे कि बिंदु सी पर लगने वाला बल F1 और बिंदु डी पर लगने वाला बल F2 है, जो बराबर व विपरीत दिशाओं में होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है, इसके पहले के वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा द्रव साम्य अवस्था में है तो साम्य अवस्था में यदि गुरुत्व को हम उपस्थित मान लें तो हम ये मान सकते हैं कि सभी बिंदुओं पर जो दाब होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। वहां पर P1 किसके बराबर आया था, P2 के बराबर आया था। यहाँ पर देखिए, जब हमने इस बेलनाकार पृष्ठ को तरल में रखा, तरल में हमने डुबोया, अगर हमारा ये तरल साम्य अवस्था में बना हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बल F1 है वो बल F2 के क्या है, बराबर है। ये द्रव दाब के नियम में आपने पढ़ा है कि किसी द्रव दाब के नियम में आपको दर्शाया गया है, अगर हम कोई पृष्ठ लेते हैं द्रव के भीतर सभी बिंदुओं पर जो दाब होता है वो एक समान होता है। ये द्रव दाब के नियम में आपके पास है, इसी वीडियो में है, आपने इसके पहले पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बिंदु सी पर लगने वाला दाब बिंदु डी पर लगने वाले दाब के बराबर होगा। अगर बिंदु सी व डी पर लगने वाले दाब बराबर हैं, तरल हमारा साम्य अवस्था में है, तो हम ये कह सकते हैं कि बल F1 बल F2 के क्या होगा, परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत। क्यों? क्योंकि ये नीचे लग रहा है और ये ऊपर लग रहा है। ठीक। अब देखिए, अगर हम ये मान लें कि हमारे पास ये जो बेलनाकार स्तंभ है, जो पृष्ठ है, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। क्या मानेंगे? पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको कैपिटल ए मान लीजिए,
C पर लगने वाला बल F1, D पर लगने वाला बल F2। ठीक, C पर लगने वाला बल F1 हो गया, D पर लगने वाला बल F2 हो गया। इतना आपको ध्यान रखना है। इसका फिर हम चलेंगे। देखिए, अगर F1 व F2 परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत हैं, होने चाहिए, यदि कोई गुंजाइश नहीं है। अगर नहीं होंगे तो हमारा जो तरल है वो साम्यावस्था में नहीं रह जाएगा। तरल को साम्यावस्था में बनाए रखने के लिए F1 व F2 परिमाण में बराबर होंगे। अब चूंकि एक नीचे की ओर लग रहा है, एक ऊपर की ओर लग रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि F1 व F2 परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होंगे। ये दोनों बल इस बेलनाकार पृष्ठ के वक्रपृष्ठ पर लग रहे हैं, बाहरी आवरण पर लग रहे हैं। अगर हम साम्यावस्था के लिए आए, यदि द्रव साम्यावस्था में है तब F1 किसके बराबर होना चाहिए? F2 के। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि इसका चिन्ह क्या होगा? विपरीत। मतलब F1 और F2 परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होंगे। अब आप ध्यान दीजिए, आपको पता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से बल का मान क्या आएगा? बल बराबर आ जाएगा दाब, ये यहाँ आएगा तो गुणे में हो जाएगा क्षेत्रफल। अब अगर हम F1 के लिए निकालें तो F1 के लिए दाब क्या हो जाएगा? P1 और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? A। और अगर हम F2 के लिए निकालें तो F2 के लिए हम दाब को P2 मान ले रहे हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? A। अगर हम इन दोनों मानों को समीकरण 1 में रखें तब समीकरण 1 से, तो यहाँ से हमारे पास F1 F2 के बराबर है, तो F1 का मान P1A ये बराबर हो जाएगा P2A और A से A कट जाएगा तो हमको मिलेगा P1 बराबर P2। P1 बराबर P2 होने का मतलब ये हुआ कि हमने ये दर्शाया कि इस द्रव के भीतर हम जो दाब लगाएंगे वो सभी बिंदुओं पर एक समान रहेगा, बराबर रहेगा, समान रूप से बटेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसका दाब P1 अलग माना है, हमने इसका दाब P2 अलग माना है। दोनों के दाबों को अलग अलग मानने के बाद ये दोनों मान आपस में बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो C पर दाब है वो, जो D पर दाब है वो दोनों क्या है? बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? C और D ये हमारा तरल के भीतर स्थित एक बिंदु था और उस बिंदु से होकर जाने वाले एक बेलनाकार पृष्ठ की हमने कल्पना की थी। अगर हम अपनी कल्पना में इस बेलनाकार पृष्ठ को छोड़ दें तो द्रव के भीतर बिंदु C अलग है और द्रव के भीतर बिंदु D अलग है। अगर ये दोनों बिंदु अलग अलग हैं और इन दोनों बिंदुओं पर लगने वाले दाब बराबर मात्रा में आए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि द्रव के भीतर हम जो भी दाब लगाएंगे, जो भी दाब लगेगा वो सभी बिंदुओं पर समान रूप से संचरित हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चित्र में इस बीकर के लिए जो भी आपको रचना लिखनी है मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। माना एक पात्र है, या आप इसको बीकर बोल सकते हैं। माना एक पात्र है जिसमें एक तरल पदार्थ भरा हुआ है। तरल पदार्थ साम्यावस्था में है। इस तरल पदार्थ के भीतर हमने एक बिंदु C व एक बिंदु D की कल्पना की है तथा बिंदु C व D से होकर जाने वाले एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की गई। बिंदु C पर लगने वाला दाब P1 और बल F1 नीचे की ओर तथा बिंदु D पर लगने वाला बल F2 तथा दाब P2 ऊपर की ओर है। यदि इस सपाट पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A हो तब, यहाँ से आपको शुरू करना है, द्रव साम्यावस्था में अतः यह तब F1 बराबर F2। अब F1 और F2 अगर दोनों बराबर हैं तो आपको पता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। यहाँ से बल का मान दाब और ये यहाँ जाएगा तो दाब गुणे क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर F1 के लिए निकालेंगे तो बल F1 ये दाब इसके लिए हमने P1 माना है, क्षेत्रफल हमारा कैपिटल A हो जाएगा। जब हम दूसरे बल F2 के लिए आएंगे तो यहाँ से बल के लिए F2 हो गया, दाब के लिए P2 हो गया, क्षेत्रफल हो गया A। अगर हम इन दोनों मानों को समीकरण 1 में रखेंगे तो F1 का मान P1A और F2 का मान P2A, यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा P1 बराबर P2। अर्थात किसी परिबद्ध द्रव में द्रव के भीतर लगाया गया दाब समान रूप से द्रव के प्रत्येक भाग पर संचरित होता है। ये आप देख सकते हैं। बिंदु D वाले भाग पर लगने वाला दाब P2 बिंदु C पर लगने वाले दाब P1 के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो भी दाब लगाएंगे वो उस द्रव के भीतर सभी दिशाओं में या सभी बिंदुओं पर समान रूप से संचरित हो जाएगा। आपका ये टॉपिक और आज का ये वीडियो खत्म होता है। अगले दिन मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप नीचे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।